हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे। आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज जो है हम लोग बायोलॉजी में रिस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे, श्वसन तंत्र पढ़ रहे थे। उसमें जो है अगला क्लास हम लोग कैरी ऑन करने वाले हैं। तो रिस्पिरेटरी सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि पार्ट्स के बारे में बताया था कि कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। मैंने आपको ये भी बताया कि जैसे अगर एक सेल वाले जानवर हैं तो वो किस तरह से सांस लेते हैं, वो डायरेक्ट ले लेते हैं, और बाकी जो हम लोग ह्यूमन हैं, जो एनिमल्स हैं, वो किस तरह से सांस लेते हैं। इन सब के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आखिर सांस की ज़रूरत क्या होती है हमारे शरीर में, हम क्यों सांस लेते हैं। तो आपको ये बताना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आप सिर्फ इतना बता पाओगे कि हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो ये ब्रीथिंग क्लास जो है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो क्लास है, इसमें हम उन सारे बातों को, तमाम बातों को देखेंगे कि हम सांस क्यों लेते हैं, आखिर ऑक्सीजन की ज़रूरत क्यों होती है, हमें ऑक्सीजन करता क्या है हमारे शरीर में। ये सब चीज़ें हमें यहाँ इकट्ठी करनी है, ठीक है। तो बेसिक नॉलेज तो सबके पास होता है कि हम सांस लेते हैं, उसमें ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। लेकिन जो मेन मुद्दा होता है, आखिर ऑक्सीजन का यूज़ क्या होता है हमारे शरीर में, तो और जो सांस है वो किस तरह से प्रक्रिया पार्ट्स ऑफ बॉडी में हमारे काम करती है, इन सारे पॉइंट्स को जो है आज हम लोग समझेंगे। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि सांस जो है वो फेफड़ा लेता है। मैंने आपको कई सारे और भी एग्जांपल दिए कि बाकी जो कीट वगैरह होते हैं उसमें श्वसन कहाँ से होती है। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया कि एनिमल में कहाँ से होते हैं। फिर मैंने आपको ये मगरमच्छ वगैरह के बारे में भी बताया। तो चलिए आज जो है हम उसके आगे देखने वाले हैं। और हमारा अभी हम एक्सटर्नल पढ़ रहे हैं कि एक्सटर्नल कौन कौन से पार्ट, मतलब बाहरी कौन कौन से भाग जो है श्वसन में भाग लेते हैं। इसके बाद हम अंदर की बात पढ़ेंगे, एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि सांस जब हम ऑक्सीजन ले लेते हैं, जब वो फेफड़ा में पहुंच जाता है, उसके बाद उसका क्या वर्क एंड फंक्शन है, वो क्या करता है हमारे बॉडी में ऑक्सीजन, हम इसको देखेंगे। तो चलिए आज पहले हम एक बार क्विक देख लेते हैं कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले क्या होता है, नासा छिद्र होता है। इसके बाद क्या होता है, नासा कपाट होता है। और नासा कपाट के नीचे जाएंगे तो क्या आता है, पहले फायरिंग्स आता है, फिर लायरिंग्स आता है, और फायरिंग्स लायरिंग्स के बाद नीचे जाएंगे तो ब्रोंकिया आता है, ब्रोंकिया। और ब्रोंकिया से हमने क्या देखा था कि ब्रोंकिया से ऐसे ब्रोंकियोल्स निकले हुए हैं। क्या निकले हुए, ब्रोंकियोल्स। और आपको अगर याद होगा तो ब्रोंकियोल्स में लगे हुए इस पार्ट को मैंने क्या बताया था, अगर आपको याद है तो आप फटाफट कमेंट करें, हमें बताएं कि ये कौन सा पार्ट है। कल के क्लास में मैंने आपको बताया कि ये कौन सा पार्ट है। चलिए अब मैं बताता हूँ, ये एलोविली है, ठीक है। चलिए इतना बात मैंने आपको कल बताया था। और इसी को क्या करता है कि एक कवर डायग्राम में डाल दिया जाता है। अगर हम देखें तो ये क्या है, एक कवर डायग्राम में डाल दिया जाता है। हो गया मेरा यही रिस्पिरेटरी सिस्टम। बस इसी बात को जो है हमको यहाँ समझना है, ठीक है। इसी बात को समझना है कि ऑक्सीजन जो है यहाँ तक आता है और किस तरह से वर्क फंक्शन में जो है पार्टिसिपेट करता है और आगे क्या करता है। चलिए अब हम देखते हैं कि आखिर ऑक्सीजन यहाँ तक क्यों आता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन यहाँ से होते हुए और यहाँ आकर जो है जमा हो जाता है। क्या होता है, ऑक्सीजन यहाँ आकर जमा हो जाता है। यहाँ पे होता क्या है एक्चुअली में, जब यहाँ पर जो है ऑक्सीजन आकर जमा हो जाता है तो ब्लड सर्कुलेशन होता है। यहाँ पे ब्लड यहाँ आती है और ब्लड क्या करती है, यहाँ जो ऑक्सीजन है उसको लेकर यहाँ से चली जाती है। ब्लड क्या करती है कि यहाँ अवेलेबल ऑक्सीजन को लेकर क्या करती है, चली जाती है। यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली में, तो यहाँ पे जो है हमारा ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड का मतलब होता है कि यहाँ पे जो हमारे पास ब्लड आता है वो इम्प्योर होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है। वो यहाँ आकर क्या करता है, ब्लड ऑक्सीजन रिसीव कर लेता है। ब्लड में क्या आ जाती है, ऑक्सीजन आ जाती है। और ब्लड में कौन सा पार्ट ब्लड को जो है ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है, तो आप लोग याद रखेंगे हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन जो हमारे ब्लड में पाया जाता है, ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ा से उठाकर ले जाता है और बॉडी के दूसरे पार्ट यानी कि सेल तक पहुंचाता है। अगर मैं थोड़ी सी इंटरनल में घुसने की कोशिश करूं तो क्या होता है, इंटरनल में जाने के बाद जो सेल होता है, मैंने आपको सेल चैप्टर बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है। तो सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, माइटोकॉन्ड्रिया आंतरिक श्वसन की काम करती है। मतलब हमारे बॉडी के अंदर सांस लेने का काम किसका है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का है, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं। इसमें हेमोग्लोबिन, मैंने क्या बताया आपको कि ब्लड में अवेलेबल हेमोग्लोबिन का क्या काम होता है कि जो हमारा ये यहाँ पे जो ऑक्सीजन स्टोर है, क्या है, ऑक्सीजन जो स्टोर है,
इस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने का काम हेमोग्लोबिन करता है और हेमोग्लोबिन इसको कहां लेकर चला जाता है, तो हमारे पार्ट्स ऑफ ईच एंड एवरी सेल्स में चले जाते हैं। और सेल्स कहां अवेलेबल होते हैं, ये बात आप बखूबी जो है जानते हैं कि सेल्स कहां अवेलेबल होते हैं। मैंने आपको बताया कि हमारा जितना भी, जैसे कि हम अपने सबसे छोटे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को देखें तो हमारा सेल ही होता है। सेल से बहुत सारे सेल एक जैसे बहुत सारे सेल के ग्रुप मिलकर क्या बनते हैं, टिश्यू बनते हैं। और बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बन जाते हैं, पार्ट्स ऑफ द बॉडी बन जाते हैं। किसी शरीर का एक अंग बन जाता है, बहुत सारा अंग मिला के क्या बन जाता है, बॉडी बन जाता है। तो इतनी बात तो मैंने आपको बेसिकली पहले ही लेक्चर्स में बता दिए हैं। तो यहां पे क्या होता है कि जो हर अंग होता है, हर पार्ट होता है, उसको जरूरत किसकी होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो ये ऑक्सीजन पहुंचाता कौन है, तो ब्लड। एक्चुअली में ब्लड हमारे बॉडी में पूरा सर्कुलेट करता ही क्यों है, क्या आपने कभी सोचा कि ब्लड जो है हमारे पूरे बॉडी में हमेशा रन क्यों करता रहता है? उसका मेनली काम ही यही है कि क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आता है और यहाँ पे क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब जो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो प्योर ब्लड नहीं होता है वो यहाँ आकर प्योर हो जाता है। ब्लड के होमोग्लोबिन क्या करती है, यहाँ पे ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती है और हमारा ब्लड जो है वो क्या हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। इसके बाद में थोड़ा सा पीछे आ जाता हूँ। ये फेफड़ा को मैंने आपको बताया था कि ये जो मेम्ब्रेन होता है, झिल्ली होता है, इसे हम कहते हैं पुलरा मेम्ब्रेन। ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा है कि जो ये कितनी बार पूछा है कि रिस्पिरेटरी सिस्टम में श्वसन तंत्र का जो मेम्ब्रेन होता है उसे क्या बोलते हैं, इसे पुलरा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, इसमें 3 लोब्स होते हैं, इसमें 2 लोब्स होते हैं। लोब्स भी आप याद रखेंगे, ये भी एग्जाम में पूछ देता है कि कौन से साइड में कितने लोब्स होते हैं। ठीक है, चलिए तो आप याद रखेंगे कि लेफ्ट वाला जो होता है ना हमारा, सॉरी हाँ, ये लेफ्ट वाला होता है। अगर हम किसी भी ह्यूमन का अगर स्टडी किया जाता है ना तो उसको ऐसे बेड पे स्ट्रेचर पे सुला के किया जाता है, मतलब ऐसे सोएगा तो ये वाला ऐसा क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा इसका लेफ्ट और ये वाला राइट। तो हम इसको ऐसे देखेंगे तो ये वाला लेफ्ट ये वाला राइट, क्योंकि साइंस जो है वो जैसा हम देख रहे हैं वैसा नहीं होता है। साइंस हमेशा एक्सपेरिमेंट ऐसे सुला के करती है ना, बायोलॉजी के साइंटिस्ट लोग, तो ऐसे सुला के करेंगे तो उसका लेफ्ट राइट कैसे हो जाएगा, मतलब ऐसे हो जाएगा, ऐसे इधर वाला लेफ्ट हो जाएगा इधर वाला राइट हो जाएगा। तो बात को थोड़ा समझेंगे। तो ऐसे समझिए कि स्ट्रेचर पे लेटा हुआ है तो ये वाला इसका लेफ्ट होगा ये वाला राइट होगा। यहाँ पे 2 लोब्स होते हैं और यहाँ लोब्स की संख्या 3 होती है, 3 लोब्स होते हैं। ठीक है, यहाँ 2 लोब्स इसीलिए होता है क्योंकि अभी मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम बताया था, यानी कि श्वसन ये पाचन तंत्र बताया था, तो पाचन तंत्र भी तो यहीं पे है। तो पेट के यहाँ होने की वजह से क्या हो जाता है कि फेफड़ा जो है इधर 1 लोब्स कम हो जाता है, इधर 3 लोब्स होते हैं। अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि यहाँ पे जो है यहाँ पे डायफ्राम होता है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से डायफ्राम होता है, इसे हम बोलते हैं डायफ्राम। ये डायफ्राम क्या करता है, डायफ्राम हमको सांस लेने में मदद करता है। जैसे कि हम सांस एक बार भरते हैं और एक बार छोड़ते हैं, तो ऐसे भरने में आप थोड़ा सा महसूस करेंगे, जब आप एकदम तेजी में सांस लेंगे, ऐसे तेजी में सांस लेंगे तो आपको एक महसूस होगा कि पेट के पास से एक प्रेशर लग रहा है आपको ऊपर की तरफ, और छोड़ने वक्त वो रिलीज हो रहा है, ऐसे खींच रहे हैं और छोड़ रहे हैं। आप 1-2 बार सांस लेके चेक कर सकते हैं, आप स्पीड में थोड़ा सांस लीजिए, ऐसा आपको जर्क महसूस होगा पेट के पास। ये डायफ्राम क्या करता है, पेट को ऐसे पुश करता है रिलीज करता है, पुश करता है रिलीज करता है, रिलीज करता है तो इसमें सांसें आके भर जाती है, और जब पुश करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायफ्राम जो होता है ये हर इंसान में होता है, लेकिन ये डायफ्राम जो होता है ये प्रेग्नेंट लेडी यानी कि जो गर्भवती महिलाएं होती है उसमें काम नहीं करता है। तो फिर आप बोलोगे कि अगर इसमें काम नहीं करता है तो फिर वो सांस कैसे लेती हैं? उनको सांस लेने में कौन मदद करता है? रिब्स। समझिए बात को। जब भी कोई लेडीज अगर प्रेग्नेंट है, अगर गर्भवती है, तो उनके केस में क्या होता है कि डायफ्राम नहीं काम करके उनका कौन सा, रिब्स जो है सांस लेने में मदद करता है। क्योंकि डायफ्राम वाले में जो है वहां पे ये होता रहता है, मैं आपको बताऊंगा आगे की बात जब बताएंगे तो डायफ्राम जो है, आप बस इतना याद रखेंगे कि डायफ्राम जो है वो प्रेग्नेंट लेडी में काम नहीं करता है। उसके जगह पे कौन रिस्पॉन्सिबल होता है सांस दिलवाने में? तो रिब्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। और नॉर्मल पीपल में, हम लोगों में क्या होता है कि डायफ्राम जो है वो सांस लेने और छोड़ने में मदद करता है। कितनी बात आप बाहर की सारी बातों को, एक्सटर्नल बातों को समझ गए होंगे। चलिए कुछ पॉइंट्स अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं कि जैसे कि मैंने बताया आपको यहाँ पे ऑलरेडी क्या होता है, यहीं पे जो है आपको वो भी देखने को मिलता है, स्टमक, यानी कि पेट की जो मैंने आपको पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बताया था तो वो भी यही है। आप ऐसे देख सकते हैं ना कि ये हमारा क्या रिब्स है, और यहाँ से नीचे हम जाएंगे तो यहीं पे मेरा पेट भी आ जाता है, यहीं पे देखेंगे तो यहाँ पे मेरा फेफड़ा वाला भी जगह आ जाता है। तो हम थोड़ा सा क्या करते हैं कि यहीं पे आपको पेट भी ड्रॉ कर देते हैं और यहीं पे आपको डाइजेस्टिव सिस्टम भी ड्रॉ करके एक साथ दिखाते हैं कि किस तरह से काम करता है। तो यहाँ पे आपको एक
बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मिलेगा जिसे हम एपिग्लोटिस कहते हैं। क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस कहते हैं। और ये एपिग्लोटिस ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। मैं पहले डायग्राम बनाता हूं, फिर आपको बताता हूं कि किस तरह से एपिग्लोटिस वर्क करता है। देखिए यहां मैंने कोशिश करा कि दोनों को एक साथ बनाया जाए। तो हमारा ये वाला जो पार्ट है ये क्या है? स्टमक है, पेट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ओइसोफेगस है, यहाँ ना ओइसोफेगस है, और यहाँ से ये क्या करता है, ये इस तरह से स्टमक हो गया। और बाकी मैंने नहीं बनाया ताकि ज़्यादा गिच पिच होने पे समझ नहीं आएगा इसीलिए। और ये वाला पीछे वाला पार्ट जो हमारा फेफड़ा है और सामने वाला क्या है? स्टमक है। पूरा पेट लास्ट क्लास में आपको मैंने बताया है कि ये क्या है? ओइसोफेगस है और ये स्टमक है। इसमें भी मैंने आपको तीनों बता दिया है। इसमें कौन कौन से हैं? फंडिंग वगैरह होता है। इसके पेट्स के 3 पार्ट मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बताया कि इसमें फंडिंग होते हैं, ये कार्डियक होता है। चलिए स्टमक पे नहीं जाएंगे हम लोग। यहाँ देखते हैं कि मैंने आपको फेफड़ा बताया और ये बताया। यहाँ पे स्टमक के होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे एक लोब्स कम हो जाते हैं और यहाँ एक लोब्स की संख्या ज्यादा होती है। अब देखिए यहाँ पे जो अभी मैंने आपको जस्ट एक वर्ड बताया था एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस को बोलते हैं निगल कपाट। क्या बोलते हैं इसे हिंदी में? निगल कपाट बोलते हैं। ठीक है, निगल कपाट। अब इसका वर्क फंक्शन समझते हैं। एपिग्लोटिस क्या करता है, जैसे कि हम खाना खा रहे हैं तो यहाँ फायरिंग्स वाले एरिया को देखेंगे तो फायरिंग्स वाले एरिया में सांस और जो खाना खा रहे हैं वो दोनों ये फायरिंग्स लायरिंग्स होते हुए ना ही नीचे उतरेगी। तो यहाँ एपिग्लोटिस क्या करता है, एपिग्लोटिस चीजों को रिस्पॉन्स करने का काम करता है। अगर हमारे अंदर सांस आ रही है, अगर हमारे अंदर सांस आ रही है तो क्या करेगा एपिग्लोटिस? जैसे यहाँ पे मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। जैसे देखिए यहाँ कुछ इस तरह से ये क्या है हमारा, ये अभी मैंने आपको बताया था ये क्या है? नासा छिद्र। नासा कपाट के जब हम नीचे उतरते हैं, फायरिंग्स और लायरिंग्स के पास जब हम उतरते हैं, आगे देखिए हम यहाँ पे एक रफ डायग्राम बना के वो दिखाते हैं। ये जो हमारा है नासा कपाट और नासा छिद्र से जब हम फायरिंग्स लायरिंग्स के पास उतरते हैं तो यहीं पे जो है यहाँ से स्टमक का ओइसोफेगस शुरू हो गया। ठीक है, तो ओइसोफेगस जहाँ से शुरू हुआ यहाँ पे एपिग्लोटिस होता है जिसे हम निगल कपाट बोलते हैं। और ये एपिग्लोटिस क्या करता है कि जब हम सांस ले रहे होते हैं तो एपिग्लोटिस यहाँ से, जैसे हम खाना खा रहे होते हैं तो क्या करता है एपिग्लोटिस यहाँ से हटके और इधर वाले रास्ते में ऐसे लग जाता है एपिग्लोटिस, ताकि क्या होता है हमारे फेफड़े वाला रास्ता बंद हो जाता है और स्टमक वाला ओइसोफेगस वाला रास्ता खुल जाता है। हम जो खाना खाए कहां पहुंच गया? हमारे स्टमक में पहुंच गया। लेकिन जब हम सांस लेने लगते हैं, जब सांस लेने की बारी आती है तो ये एपिग्लोटिस क्या करता है, ये एपिग्लोटिस इधर वाला रास्ता को खोल देता है और इधर स्टमक वाला ओइसोफेगस वाले रास्ते को बंद कर देता है। अब हम जो सांस ले रहे होते हैं वो फेफड़ा में पहुंच जाता है। तो एपिग्लोटिस ना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल को जो है अदा करता है। ये फायरिंग्स के पास होता है, मतलब फायरिंग्स तो ऊपर वाला हो गया, लायरिंग्स फायरिंग्स के पास होता है जहां से एक जगह ओइसोफेगस निकला है और ऊपर लायरिंग्स हो गया। तो इस बात को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से समझे। सम टाइम क्या होता है, जैसे कि हम सड़क जाते हैं, ऐसा सुने ना कि हम जब खाना खा रहे होते हैं तो गलती से सड़क जाते हैं। व्हाट हैपन इन दैट मोमेंट? जब हम खाना खा रहे होते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि हमारा सांस रुका रहता है, एपिग्लोटिस बहुत तेज वर्क करता है। जैसे ही हम खाना खा रहे हैं तो ये स्टमक ओइसोफेगस वाला पार्ट खोल देता है। निगल का पार्ट जो हमारा क्या करता है, ओइसोफेगस, यानी कि जो ये जहां हम खाना खाते हैं जो क्रमानुकुचन करता है, अभी हमने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में बताया है। तो ये इस तरफ हो जाता है, खाना इधर जाता है। जब हम सांस लेने लगते हैं एपिग्लोटिस इसको लॉक कर देता है। उसी ड्यूरेशन में क्या होता है, कभी कभी गलती से खाना का कोई दाना या पानी इसमें घुस जाता है। अब इसमें जैसे ही घुसता है ये कहता है कि ससुरा ये क्या आ गया हमारे अंदर, ये आज तक ऐसे चीज को जाना ही नहीं, देखा ही नहीं कि भाई ऐसा कोई चीज जो है फेफड़ा में आ जाए। क्या करता है, फेफड़ा तुरंत सक करता है बहुत स्पीड में, डायफ्राम एकदम कस के इसको हिट मारता है। क्यों करता है? क्योंकि ये जो है ब्रेन को मैसेज देता है। ब्रेन को क्या मैसेज देता है कि अरे भाई कुछ अननोन चीज, कुछ एक अलग सा चीज कोई आ गया। तो अलग सा चीज जैसे ही आता है तो ब्रेन मैसेज देता है कि पंप करो, इसको हटाओ जल्दी से। तो क्या करने लगता है कि कस के पंप मारता है। पंप जो करता है तो ये जो खाना हमारे अंदर गलती से आ गया था ये ऊपर निकलने का कोशिश करने लगता है, ऊपर निकलने की कोशिश करता है। इस प्रेशर की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, तभी हमको हिचकी जैसा प्रॉब्लम जो है या सरकने जैसा प्रॉब्लम होता है। और आप देखोगे कि हमारे नाक से भी कभी कभी पानी आने लगता है जब हम सड़क जाते हैं। क्यों होता है? क्योंकि ये प्रेशर की वजह से जो है, इस प्रेशर की वजह से यहां से भी कुछ ना कुछ फोर्स लगता है या फिर वह पानी निकलने लगता है या वह दाना निकलने लगता है जो क्या होता है गलती से हमारे फेफड़ा में प्लूरा मेम्ब्रेन में इंटर कर गया था। तो होप आप इस बात को समझे होंगे कि किस तरह से ये कभी कभी मिस्टेक हो जाता है कि जब हम खाते रहते हैं और एपिग्लोटिस गलती से इधर का इधर कर देता है। गलती से कोई खाना या कोई अन्न जो है, अन्न का दाना जो है गलती से फेफड़ा में घुस जाता है। फेफड़ा ये कस के एकदम प्रेशर मारता है ब्रेन के मैसेज देने पे और ये डायफ्राम एकदम कस के इसको प्रेशर मारता है और ये कस के ऊपर की तरफ जो है दाना को बाहर फेंक देता है। इसीलिए हम सड़क जाते हैं और कभी कभी नाक से पानी आने लगता है, क्योंकि ये क्या है, ये किसका रास्ता है, नासा छिद्र नासा कपाट का ही रास्ता है ना। ये प्रेशर मारेगा तो उधर से ही निकल जाता है, मुंह से तो निकल
निकलेगा नहीं, थोड़ा सा वो मुंह क्या होता है, स्लिपरी टाइप का होता है और ये पाइप जैसा होता है, तो इसीलिए इधर से निकलना आसान हो जाता है, मुंह से निकलना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। समझे बात को? चलिए, तो इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब हम आपको एक बात और बताते हैं, समटाइम क्या होता है कि जब हम सांस लेते हैं ना, तो जैसे हम जो भी सांस लेंगे तो जाके स्टोर होगा इस यहीं पे ना, इसका क्या नाम मैंने आपको बताया था अभी, जल्दी बताइए क्या बताया था मैंने? एल्वियोली। क्या बताया था? एल्वियोली। इसका क्या नाम होता है? एल्वियोली इसका नाम होता है। जब भी हम जो भी सांस लेते हैं क्या होता है, ये एल्वियोली में आके स्टोर होता है। सम टाइम क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं तो उसके साथ नमी भी होता है। नमी सम टाइम क्या, एवरी टाइम होता है। जैसे कि हमारे एनवायरमेंट में जो प्रेजेंट एयर है उसमें क्या होता है, उसमें नमी होता है। अगर आपको देखना, अगर इस बात को जानना है कि उसमें नमी कैसे होता है, तो आप मेरा एक शॉर्ट वीडियो बना होगा कि जैसे बॉटल के ऊपर मैंने अभी एक वीडियो बनाया था कि बॉटल जो कोई भी होता है, जब हम फ्रिज से निकालते हैं किसी बॉटल को, तो आप उसको कितना भी बढ़िया से पोंछ दीजिएगा पूरा कपड़ा से, और फिर जैसे ही उसको ऐसे कहीं नॉर्मल प्लेस पे रखिएगा तो क्या होगा, आपको यहाँ छोटा छोटा पानी का बूंदा दिखाई देने लगेगा। ये बूंदा कहां से आता है? तो ये आता कहीं और से नहीं है, हमारे एनवायरमेंट में जो ऑक्सीजन है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो नाइट्रोजन है, उसी में नमी प्रेजेंट है, वाटर के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है। ये कहां से आया आप पूछोगे, तो जैसे हम पानी गर्म करते हैं, तो पानी गर्म करने के बाद पानी जाता कहां है, वेपर कहां चल जाता है। बारिश जो होती है उसमें जो नदी, जैसे सड़कों पे पानी, नदी नालों में पानी लगता है, पानी जाता कहां है, वो तो एनवायरमेंट में ही तो डिसॉल्व है। तो जैसे ही हम इस बोतल को यहां रखेंगे, हवा जैसे ही इसे आके टकराएगी तो हवा क्या होने लगती है, उसका जो नमी है वो इस बोतल पे देखने को मिल जाता है। तो जैसे ही हम कोई ठंडा चीज रखेंगे तो क्या होगा, वहां पे ये चीज देखने को मिलता है। तो यहां पे क्या होता है कि जब हम सांस लेते हैं, जो सांस आके हमारे एल्वियोली में फंसता है, एल्वियोली में रहता है, उस एल्वियोली में सांस की वजह से कभी कभी नमी लग जाती है। क्या लग जाती है? नमी, यानी कि पानी के कुछ कुछ बूंदे यहां पे जमा हो जाते हैं, और जब ये बूंदे ज्यादा जमा हो जाती है तो हमें नमी से निमोनिया नाम की बीमारी होती है। आप याद रखेंगे, जब भी क्या होता है, नमी जैसा एयर हम जब बहुत ज्यादा सांस लेने लगते हैं तो हमें क्या होती है, निमोनिया जैसी बीमारी, टीबी जैसी बीमारी का जो है यहां से उत्पन्न हो जाता है। तो होप आप इसको समझोगे कि जब हम सांस लेते हैं उसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है तो हमको निमोनिया या टीबी जैसा बीमारी होता है। इस बात को आप समझोगे कि फेफड़ा से ही उत्पन्न होती है ये दोनों बीमारियां। तो इसके साथ जो है मैं आपको कुछ पॉइंट्स और बता देता हूं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी सिस्टम को देखेंगे। चलिए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बता देते हैं कि यहां से जो ऑक्सीजन लेके जाने वाली हेमोग्लोबिन होती है उसे हम ऑक्सी हेमोग्लोबिन कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? ऑक्सी हेमोग्लोबिन। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्सी हेमोग्लोबिन। इसको आप सिंपली याद रखते हैं, ऑक्सीजन लेके जाने वाली को ऑक्सी हेमोग्लोबिन कहेंगे, और जो ये क्या बोलते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाएगी उसे कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन कहेंगे। ये बहुत ही कॉमन बात है, आपको जनरली देखने को मिलेगा। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड लेके आती है, उसको क्या बोलेंगे? कार्बोक्सी बोलेंगे, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। इसमें कुछ खास नहीं है, बस आपकी जानकारी के लिए होना चाहिए कि एक ऑक्सी हेमोग्लोबिन होता है, एक कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन होता है। इतनी बात समझ गए? चलिए, एक और बेसिक बात हम जान लेते हैं कि हमारे लंग्स की कैपेसिटी कितनी होती है। टोटल लंग्स कैपेसिटी मतलब एक बार में सांस भरने की कितनी क्षमता होती है। तो एक बार में सांस भरने की अगर हम बात करें तो 6000 ml यानी कि 6 लीटर जो है सांस हमारा फेफड़ा एक बार में भर सकता है। लेकिन ये कब? जब हम बहुत कस के सांस को सक करते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि वो जीडी वगैरह में या फिर आर्मी वगैरह डिफेंस वाले में जाइएगा तो आपको चेस्ट को मेजर करने के लिए बोलता है सांस भरो, तो हम क्या करते हैं, सांस भरते हैं बहुत तेज, तब हम 6 लीटर भरते हैं। लेकिन हम नॉर्मल जो है, जो सांस एकदम नॉर्मली ऐसे लेते हैं जिसमें हमको ध्यान नहीं देना पड़ता है कि हम सांस ले रहे हैं या छोड़ रहे हैं, उस वाले में उसको हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम। और टाइडल वॉल्यूम जो होता है हमेशा कितना होता है? टाइडल वॉल्यूम हमेशा 8% होता है। किसका 8%? तो टोटल लंग्स वॉल्यूम का, टोटल लंग्स कैपेसिटी का जो होता है, ये टोटल लंग्स कैपेसिटी का कितना परसेंट होता है? 8% होता है। और अभी हमने आपको कितना बताया कि 6000 ml लेते हैं, तो 6000 ml इंटू 8%, हटाएंगे तो 0 लग जाएगा, 100 आ जाएगा। ये 2 जीरो को यहां से हटाएंगे, यानी कि देखिए 480 ml, यानी कि हम इसको अगर हम कहें सिमिलर टू 500 ml, तो हम नॉर्मली कितना लेते हैं? टाइडल वॉल्यूम में हम नॉर्मली कितना सांस लेते हैं? तो टाइडल वॉल्यूम में लेते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा कि हम नॉर्मली सांस कितना लेते हैं? टाइडल वॉल्यूम में। अगर आपके ऑप्शन में 480 ml लिखा हुआ है तो भी आप टिक कर देंगे। 500 ml है, अगर 480 नहीं है तब 500 करिएगा।
समझ गए। तो हम अप्रोक्सीमेटली ले लिया जाता है कि चलो 500 यानी कि आधा लीटर जो है हम एक बार में सांस लेते हैं, ये बात आप समझ गए। लेकिन हमारी लंग्स की कैपेसिटी कितना है, तो 6 लीटर है। 6 लीटर सांस हम एक बार में भर सकते हैं। जैसे कि हम तैराकी के लिए जाते हैं या फिर जैसे हम कबड्डी वगैरह खेलते हैं ना, उसमें सांस रोकने की बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है। तो वहां हम क्या करते हैं, अपने फेफड़ा में पूरे के पूरे 6 लीटर सांस भरते हैं और लगा देते हैं समुद्र में डुबकी, और काफी देर तक सर्वाइव कर जाते हैं। अब आप रीजन समझ गए होंगे कि कोई आदमी के ये फेफड़ा में इतनी मजबूती होती है कि वो 6 लीटर ऑक्सीजन को धीरे धीरे करके इस्तेमाल करता है। कुछ लोग हैं इसको स्टोर नहीं कर पाते। पानी में तैरना क्यों आसान हो जाता है, क्योंकि हमारे पास टोटल लंग्स कैपेसिटी 6000 ml है, यानी कि 6 लीटर के बराबर है। और वहीं टाइडल वॉल्यूम को देखें तो वो 500 ml यानी कि 480 ml ही होती है। तो इतनी बात को आप होप समझ गए होंगे कि क्या होता है ये, ठीक है। चलिए अब टाइडल वॉल्यूम याद रखिएगा, एग्जाम में जनरली टोटल नहीं पूछ के टाइडल भी पूछता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो टोटल नहीं पूछेगा। तो टोटल लंग्स कैपेसिटी भी पता होनी चाहिए, टाइडल वॉल्यूम भी पता होना चाहिए। दोनों का डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए कि टाइडल मतलब होता है जब हम नॉर्मली खा रहे हैं, बात कर रहे हैं, सो रहे हैं, तब जो हमारी सांस लेने का जो मतलब प्रक्रिया होता है वो एक बार में 480 ml होता है। दैट मींस अराउंड कर रहे हैं हम तो 500 ml होता है। आधा लीटर सांस हम तभी हम एक बार में लेते हैं। होप आप इतनी बात को समझ गए होंगे। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे जो होता है इसमें आगे की जो जानकारियां हैं वो थोड़ी सी रह गई है, मैं आपको कल दे दूंगा। या चलिए मैं आपको फटाफट बता देता हूं कि ऑक्सीजन सिलेंडर को अगर हम देखें कि ऑक्सीजन सिलेंडर 3 तरह से होते हैं। एक तो होता है पर्वत, यानी कि जब हम पर्वत पे चढ़ते हैं तब एक ऑक्सीजन सिलेंडर यूज करते हैं। दूसरा होता है जब हम कहीं समुद्र में अगर जाते हैं तब देखते हैं, एक समुद्र होता है। और तीसरा वाला जो होता है वेंटिलेटर, जब हम वेंटिलेटर पे होते हैं। वेंटिलेटर तो आप लोग समझ ही रहे होंगे ना कि जब कोई पेशेंट मतलब बहुत ही ज्यादा बीमार हो जाता है तो उसको वेंटिलेटर पे रखा जाता है, जहां ऑक्सीजन वगैरह जो है उसको मशीन के थ्रू दिया जाता है। तो ये 3 कंडीशन होते हैं। तो जब हम पर्वत पे जाते हैं तो पर्वत पे जाने वाले समय में हमको 2 ही गैस का मिक्सचर दिया जाता है हमारे सिलेंडर में, O2 और N2। ये हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रोसेस देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर में किस तरह से गैस भरा जाता है। तो जैसे कि हम नॉर्मली क्या समझते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन भरा है, नहीं। मैंने आपको कल भी बताया था कि फेफड़ा को आदत पड़ चुका है तीनों गैसों का मिक्सचर लेने का। अगर फेफड़ा को डायरेक्ट प्योर ऑक्सीजन चढ़ा दीजिएगा ना तो इंसान वहीं मर जाएगा। तो ऐसी गलती नहीं करिएगा। आप बात को समझिए, जो हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर आता है, जब हम माउंटेनिंग के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदते हैं तो उसमें O2 और N2 पाया जाता है। और समुद्र में 2 कंडीशन होता है। समुद्र का पहला कंडीशन क्या बोलता है कि O2 प्लस हीलियम लेते हैं हम। इसमें क्या लेते हैं, O2 प्लस हीलियम। ये कब लेते हैं, जब हम समुद्र में 300 मीटर से ज्यादा गहराई पर जाते हैं। कितना, 300 मीटर से ज्यादा गहराई पे जाएंगे तब हम O2 के साथ क्या लेते हैं, हीलियम लेते हैं। वहीं अगर हम तीसरा वेंटिलेटर की बात करें तो वेंटिलेटर पे हम क्या करते हैं, O2 और हीलियम वाले ही गैस को चढ़ाते हैं। O2 और हीलियम, ऑक्सीजन और हीलियम मिक्सचर जो है चढ़ाते हैं। तो ये तीनों भी एग्जाम में पूछा जाता है कि पर्वत वाले सिलेंडर, यानी कि जब हम माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं उस समय जो ऑक्सीजन सिलेंडर करते हैं उसमें कौन 2 गैस का मिक्सचर होता है, O2 N2। और जब हम समुद्र में 300 मीटर से ज्यादा की गहराई पे जाते हैं तो ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिला के दिया जाता है। वहीं वेंटिलेटर की बात करें तो यहां ऑक्सीजन के साथ हमको हीलियम मिला के दिया जाता है। इतनी बात जो है आप समझ गए होंगे। इसके साथ जो है हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है पूरी तरह से खत्म हो गया टॉपिक। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है इंटरनल रेस्पिरेटरी सिस्टम को देखेंगे कि सांस तो यहां तक आ गया, यहां से ब्लड लेकर जो है ऑक्सी हेमोग्लोबिन के थ्रू लेकर चला गया। तो अब क्या होगा, अंदर की क्या प्रोसीजर है, अब हम उसको पढ़ेंगे। क्वेश्चन वहां से भी बहुत सारे बनते हैं। अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका और नॉलेज फैक्ट सही लगा तो आप सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।